पिछले कुछ दिनों से ग्रीनलैंड का मुद्दा काफी चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ग्रीनलैंड है इसका 80% भाग तो स्नो कवर्ड है, मतलब बर्फ ढकी हुई है इस पर। फिर भी वो इसे क्यों खरीदना चाहते हैं? तो ये है कि ये सारा का सारा इलाका जो है लगभग 80% बर्फ से घिरा हुआ है, फिर भी यूएसए इसको खरीदना चाहता है, इसको अक्वायर करना चाहता है। तो इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। तो हमें देखना है कि ये जो ग्रीनलैंड है इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन किस तरह से इसको इतना वैल्यूएबल बना रही है कि यूएसए इसको एक्वायर करना चाहता है। वो कहता है या तो मैं आपको खरीद लूंगा या हम अदर मेथड से हम इसको एक्वायर करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी ज्योग्राफी को समझना होगा कि ये है कहां पर, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, वो क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। और फिर हम देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। और ये अटलांटिक ओशन के उत्तरी भाग में है। देखो ये दक्षिणी अटलांटिक है और ये उत्तरी अटलांटिक है, और उत्तरी अटलांटिक के भी ये उत्तरी भाग में पड़ता है। तो नॉर्थ अटलांटिक के बिल्कुल ऊपर है, और यहां पर देखो ये आर्कटिक ओशन है। तो ये अटलांटिक ओशन और ये आर्कटिक ओशन के बिल्कुल क्या है, जहां पर ये मिलते हैं वहां पर है, दोनों के बीच है। एक तरह से कहें ट्रांजिशन जोन में पड़ता है ग्रीनलैंड, आर्कटिक ओशन के और अटलांटिक ओशन। और दूसरा जो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का पार्ट है। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। देखो ये उत्तरी अमेरिका है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकल रूप से। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है। लेकिन अगर हम इसको बात करें पॉलिटिकली तो ये डेनमार्क के अधीन है, और डेनमार्क ये यहां है, यूरोप का पार्ट। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये एक यूरोपियन देश डेनमार्क का एक भाग है। उसका ये एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां पर इनकी खुद की गई सरकार है। लेकिन कुछ मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर डेनमार्क का अधिकार रहता है, जैसे विदेश नीति हुई, इन सब पर डेनमार्क का प्रभाव रहता है, वो ये देखता है। लेकिन ये एक इनका स्वायत्त क्षेत्र है डेनमार्क का ग्रीनलैंड। तो पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो ये यूरोप का भाग हो गया। और मैंने अभी जैसे बताया कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क देखो ये यहाँ, ये यूके आपको दिख रहा है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये ऊपर की साइड में ये यहां पर डेनमार्क है। और यहां पर ये रहा है नॉर्वेजियन कंट्री, यहां पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये रहा डेनमार्क। तो इसका एक द्वीप है ये, इसकी एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है ग्रीनलैंड। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये भौगोलिक रूप से जो है वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क का पार्ट है जो कि यूरोप का एक भाग। तो ये हमें ध्यान में रखना। इसके बाद जो हमें देखना है कि ये आर्कटिक सर्किल में पड़ता है, इसका ज्यादातर भाग आर्कटिक सर्किल के अंदर है। तो आर्कटिक सर्किल क्या है? तो अगर हम अक्षांशों की बात करें तो 0 डिग्री यहां से गुजरती है, तो यहां से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 66.5 डिग्री आता है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से ऊपर का जो भाग है उसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं। तो इसमें यहां पर अगर हम देखें तो ये जो सर्किल आपको नजर आ रहा है ये आर्कटिक सर्किल है। अर्थात इसका अधिकांश भाग 66.5 डिग्री से उत्तर की ओर है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका अधिकांश भाग, ये पूरी तरह से आर्कटिक सर्किल के अंदर नहीं है, कुछ भाग आर्कटिक सर्किल से नीचे भी है, लेकिन इसका अधिकांश भाग आर्कटिक सर्किल के अंदर। तो इसकी बात अगर हम दोबारा से देखें, सबसे पहले तो ये अटलांटिक के उत्तरी भाग में है, और आर्कटिक और अटलांटिक के जो जहां पर वो मिलते हैं वहां पर अवस्थित है। डेनमार्क का भाग है, इसका जो अधिकांश भाग है वो आर्कटिक सर्किल के अंदर पड़ता है। तो ये हमें ध्यान में। और इसकी राजधानी देखो ये नूक है, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। अभी दिखाता हूं कि कहां पड़ती है, ये इसके यहां इस साइड में पड़ती है। तो ये ग्रीनलैंड की राजधानी है। लेकिन अब इसकी बात देखी जाए तो अगर हम इसका कंपेयर करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और ये यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन। तो यहां से इसकी दूरी कम पड़ती है नूक की। अर्थात जो ग्रीनलैंड है वो यूएसए के नजदीक पड़ता है कंपैरेटिवली डेनमार्क के। तो इस मैप में देखो यहां पर दिखा होगा, ये देखो ये ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, और ये रहा डेनमार्क, उसकी राजधानी कोपेनहेगन, और इनके बीच की दूरी है 3500 किलोमीटर। और यहां पर यूएसए की राजधानी के बीच में देखा जाए तो 3200 किलोमीटर की दूरी है। अर्थात इसकी जो निकटता है वो यूएसए के साथ ज्यादा है।
के पास पड़ता है। तो ये इसकी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसकी हमें ज्योग्राफी के बारे में ध्यान में, अभी आगे जो इसकी ज्योग्राफी में काम आएगा वो इसकी ये लोकेशन है। देखो ये आर्कटिक ओशन और अटलांटिक के संगम पर है, यहाँ पे इनके ट्रांजिशन जोन में यहाँ पड़ता है। ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूरोप के और देखो इधर ये नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ता है यहाँ। एक चीज और इसकी ज्योग्राफी में ध्यान रखने की, इसका साइज काफी बड़ा दिखाई देता है। देखो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसका साइज इतना बड़ा नहीं है। इसका रीजन है कि जब हम इसको बनाते हैं किसी प्रोजेक्शन पे, प्रोजेक्शन का अर्थ जब हम इसका मैप बनाते हैं तो फ्लैट मैप बनाते हैं यूं। आपने अगर ग्लोब देखा हो तो ग्लोब ऊपर से संकरा होता है, इस तरह से होता है ग्लोब। तो जब ये ऊपर से संकरा है, जब हम इसको खोल के प्लेन कागज पर बनाएंगे तो ये वाला देखो जो ऊपर का जो एरिया है उसका साइज बड़ा हो जाता है। और इसको इस तरह से बनाने के लिए प्रोजेक्शंस का यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। इस पर इस मैप को बनाया जाता है, एक तरह से पैमाना कह सकते हैं कि इस पैमाने पर, इस मैप पर इसको बनाया जाता है, मानचित्र पर। तो इस मर्केटर प्रोजेक्शन में होता क्या है कि जो ऊपर के नॉर्थ के इलाके हैं वो अपने साइज से बड़े नजर आते हैं। तो ग्रीनलैंड इतना बड़ा नहीं है जितना दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर के इलाके को फ्लैट पेज पर बनाने के लिए उनको ऐसे खोल दिया जाता है, तो वो इलाके इक्वेटर के बराबर नजर आने लगेंगे। देखो अगर मैं यहां बात करूं इस मैप में, तो ये इलाका और ये इलाके दोनों का साइज बराबर दिखाई दे रहा है कि जितना यहां पर है पेज उतना ही यहां पर है। लेकिन वास्तव में अगर आप देखोगे ग्लोब पर, तो ऊपर की ओर हमारा एरिया क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। लेकिन जब हम उसको फ्लैट पेज पर लाएंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका वास्तविक साइज बड़ा हो जाता है। और ये काम किसने किया है, ये मर्केटर प्रोजेक्शन पर बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये मैप किस पर बनता है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन पर इस मैप को बनाया जाता है। और इसमें जो ध्रुवों के इलाके हैं वो उनका साइज डिस्टोर्टेड हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं। इसीलिए देखो ये यहां पर वास्तव में इसका साइज ये है। या इस तरह से ग्लोब बनाते तो ऊपर से संकरा होता है, तो ये देखो यहां पर इसका साइज छोटा है। और अगर यहां देखा जाए, देखो यहां इसके साइज को कंपेयर करके बताया गया, देखो ये कितना बड़ा लग रहा है यहां पर। देखो यहां अगर इसको तुलना की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से कितना बड़ा लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा सा लग रहा है, यहां ये देखो ये कितना बड़ा लग रहा है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया इससे 3.5 गुना ज्यादा बड़ा है। बस इतने से एरिया में ये ग्रीनलैंड आ जाए। रीजन मैंने अभी बताया कि ये जो इलाका है ये अपने साइज से क्या नजर आता है, बड़ा नजर आता है। का रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो इलाका है जब इसको फैलाएंगे तो ये अपने साइज से बड़ा हो जाता है? अब देखो इसके अलावा और भी देशों से इसकी तुलना की गई है। देखो भारत से तुलना की है तो भारत उससे 1.5 गुना ज्यादा है, लेकिन अगर मैप में देखें तो ये बड़ा नजर आ रहा है, इंडिया छोटा नजर आता है। तो इस तरह से इसका जो साइज है वो डिस्टोर्टेड है, अपना एक्चुअल साइज से ये बड़ा होता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है, कारण क्या है। और इस मर्केटर प्रोजेक्शन को आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस पर वर्ल्ड मैप बनाया जाता है तो जो ध्रुवों के इलाके हैं वो अपने वास्तविक आकार से बड़े नजर आने लगते हैं, डिस्टोर्टेड नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो अब हमें और क्या देखना है, और हमें देखना है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है। लगभग 60,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, ज्यादा जनसंख्या यहाँ नहीं है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ की कंडीशन बहुत ही क्या है, कठोर कंडीशन है। यहाँ पर मैंने भी बताया 80% भाग पर तो बर्फ जमी रहती है, बर्फ से ढका हुआ है। दूसरा यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, तो आर्थिक गतिविधियां भी बहुत लिमिटेड है। और यहाँ पर जो जनजाति रहती है उनका नाम आपको याद रखना, इनूट्स लोग रहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें इनूट्स बोला जाता है। और वो एक एस्किमो प्रजाति है। तो जो ऐसे ठंडे इलाकों में भी अपना जीवन यापन, तो याद रखना यहाँ कौन सी जनजाति रहती है, इनूट्स रहते हैं। और यहाँ दूसरा, यहाँ की लगभग जनसंख्या 60,000 के करीब करीब यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। और दूसरी चीज, ये डेनमार्क का ऑटोनोमस एरिया है, ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क। तो ये भी इसके बारे में कुछ बेसिक। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये नेटो का मेंबर है, क्योंकि डेनमार्क जो है वो खुद नेटो का मेंबर है, तो ये भी उसका मेंबर है। लेकिन ये ईयू का मेंबर नहीं है, इसने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर नहीं। ये भी आपको इसमें ध्यान में, ये इसके बारे में बेसिक फैक्ट थे जो आपको ग्रीनलैंड के बारे में आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका या यूएस से इसमें क्यों इंटरेस्ट चाहता है, वो इसको क्यों खरीदना चाहता है। तो इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है, खनिजों की दृष्टि से।
तो यहां पर ये देखो एक क्या एक प्राचीन शील्ड है, एनिशिएंट शील्ड है। शील्ड का अर्थ होता है प्राचीन भाग। जैसे आपने सुना होगा सिंह भूमि, धारवाड़, तो ये सब के सब प्राचीन क्रेटोन है, शील्ड है, बहुत अरबों साल पहले ये बने थे। और जब इनका निर्माण हुआ था तो इनमें सभी तरह के जो खनिज हैं वो पाए जाते थे। रेयर अर्थ मटेरियल यहां पर पाए जाते हैं। यहां पर आपको गोल्ड मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, निकिल मिलेगा, कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल भी यहां पर पाए जाते हैं। तो इन सब की वजह से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डेनमार्क का। लेकिन इससे भी कुछ बात क्लियर नहीं हो रही। हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन ये इसे क्यों चाहता है? देखो इसका एक थ्रेट और है, दूसरा पहलू और है। दूसरा पहलू ये है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनका लगभग जो केंद्रण है, संकेंद्रण है, वो चाइना में मिलता है। और वर्ल्ड सप्लाई का जितनी भी विश्व में जो आपूर्ति होती है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, उनमें 80% पर चाइना का कंट्रोल है। अर्थात दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मटेरियल है उनकी जो आपूर्ति हो रही है वर्तमान समय में, उसके 80% पर चाइना का कंट्रोल है। और वर्तमान में रेयर अर्थ मटेरियल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, डिफेंस के इक्विपमेंट्स, इन सब में जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल के बहुत बड़ा रोल है। तो आने वाले टाइम में रेयर अर्थ मटेरियल की डिमांड और बढ़ने वाली है। और इसका किसी एक देश में ही कंसंट्रेशन और एक देश में ही सांद्रण होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उसके पास जियोपॉलिटिक्स को शेप देने का उसके पास ताकत आ जाती है, बार्गेनिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका चाइना में एक तो सेकेंड है, दूसरा दूसरा ये यहां मिलता है ग्रीनलैंड में। तो अगर अगर चाइना के बाद जहां बहुत ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल मिल रहे हैं तो वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। और यहां पर चाइनीज कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ये चिंता है यूएसए। तो यहां पर जो रेयर अर्थ मटेरियल है या अदर जो मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी माइनिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में, उन सब में चाइनीज कंपनी का रोल बढ़ रहा है। ये यूएसए की चिंता का विषय। तो अगर वो यहां पर भी अगर चाइना का कंट्रोल हो गया तो एक तरह से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या यूं जो ये रेयर अर्थ मटेरियल हैं, इन पर चाइना की मोनोपोली हो जाएगी। और उसकी जो वर्ल्ड में उसकी जो बार्गेनिंग पावर है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये यूएसए चाहता नहीं है। तो एक तो ये आर्थिक कारण है कि वहां पर जो खनिज संसाधन है उनको हर देश प्राप्त करना चाहता है, उनमें अपना वो हिस्सेदारी चाहता है। और यहां पर जो यूएसए है वो चाइना की भागीदारी को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता। एक तो कारण ये हो गया, आर्थिक कारण। अभी और देखेंगे आर्थिक कारण, जिसमें आर्कटिक का जियोपॉलिटिक्स आएगा, उसको भी आगे देखते हैं। तो यहीं देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या है, देखो ये जो पूरा का पूरा है ये आर्कटिक ओशन है। और यहां पर बर्फ जमी रहती है। देखो इस तरह से, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये देखो, इसको ध्यान से देखना ग्लोब पे। ये डायग्राम तभी समझ में आएगा जब आपको ग्लोब की अच्छे से समझ होगी। देखो मैं अगर ऐसे बताऊं कि ये रहा हमारा ग्लोब, इस तरह से हमने मैप बनाया हुआ है, ये वाला है, ये जो वर्ल्ड का मैप है, शुरुआती मैप, ये रहा, ये इस तरह से बना हुआ है। अगर मैं इसको ग्लोब पे बनाऊंगा तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे यूं, यहां पर। देखो एक उंगली ये, एक उंगली ये, मान लो कि ये रशिया वाला पार्ट है और ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। अगर मैं इसको ग्लोब पे यूं मोड़ूं तो ये दोनों आमने सामने यूं आ जाएंगे। तो यहां पर हो गया रशिया और यहां पर हो गया अलास्का का क्षेत्र, आमने सामने। लेकिन देखो ऊपर के पार्ट में भी तो ये आमने सामने हो गए। यहां से यूं मोड़ा तो ये यहीं आमने सामने नहीं, ऊपर के पार्ट में भी आमने सामने हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर हम यूं मोड़ देंगे तो ये सामने और ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ये भाग और ये भाग। लेकिन ये ऊपर के भाग भी तो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ग्लोब पर अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। देखो इस मैप को यहां पर भी देखा, तभी वो समझ में आएगा। सी रूट भी तभी समझ में आएंगे जब ये वाली बात समझ में आए। देखो यहां पर देखा जाए तो ये देखो, अगर इसको मोड़ दे यूं तो ये देखो, ये आपका रहा अलास्का और ये रहा रशिया का पार्ट, दोनों आमने सामने आ गए। और यहां पर देखो ये रहा आपका एशिया का पार्ट, चाइना वगैरह, और ये यहां पर यूनाइटेड स्टेट, ये सामने आ गए। पैसिफिक के दोनों और आमने सामने आ जाते, क्योंकि आपने क्या किया, ये यूं मोड़ दिया यूं। लेकिन अगर देखा जाए ऊपर की साइड में पोल वाले रीजन में, देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखो ये रहा रशिया
और यहां पर देखो आपके सामने इस साइड में नजर आ रहा है, देखो ये रहा कनाडा और ये रहा ग्रीनलैंड, ये भी आमने सामने आ गई है। ठीक है, ऊपर की साइड में यहां पर ये वाली साइड भी आमने सामने आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पोलर रीजन है ये वाला। तो इसमें एक साइड में देखो ये पूरा का पूरा यहां पर ये रशिया है, देखो ये, और ये यहां पर आ जाएंगी नॉर्वेजियन कंट्रीज इधर। और यहां पर देखो ये रहा ग्रीनलैंड और ये रहा कनाडा का पार्ट, ये आमने सामने यूं देखो यूं। हाँ? ये बात समझ में आई सबको? अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो आर्कटिक क्षेत्र है इसकी आइस पिघल रही है। 2050 तक माना जा रहा है कि ये आइस से रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। और इस क्षेत्र में ये जितना भी आर्कटिक सर्किल का रीजन है ये पूरा का पूरा, यहां पर जब बर्फ पिघल जाएगी तो यहां पर पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के, रेयर अर्थ मटेरियल के बहुत बड़े भंडार है। और हर कोई देश इसमें अपनी हिस्सेदारी चाह रहा है। यही है आर्कटिक्स की जियोपॉलिटिक्स, कि आर्कटिक क्षेत्र आने वाले टाइम में ये बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा तो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। यहाँ पर फिशिंग होगी, यहाँ पर आपके ऑयल है, गैस है, इन क्षेत्रों में रेयर अर्थ मटेरियल है, तो ये पिघलने के बाद वो सब अवेलेबल होंगे और उनमें हर देश अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अगर अब ये डेनमार्क है तो डेनमार्क अगर ये बिल्कुल पास है तो इसके पास का इलाका डेनमार्क के अधीन आएगा। आपने ईईजेड पढ़ा होगा, तो इसका जो ईईजेड होगा इसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होगा, तो इसके अधीन ये इलाका जब आएगा तो इसको यहां से बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा रिसोर्सेज का। तो ये आर्कटिक के रिसोर्सेज ग्रीनलैंड के थ्रू प्राप्त कर सकता है, उस पर अधिक अधिकार कर सकता है, यहां पर अधिक मॉनिटरिंग कर सकता है, यहां पर सर्विलेंसेस कर सकता है, यहां पर रिसर्च कर सकता है अगर ग्रीनलैंड आपके पास है। तो अब डेनमार्क भी इसके इसके तहत अगर ग्रीनलैंड के अधीन रहेगा तो डेनमार्क इन रिसोर्सेज पर अपना दावा करेगा। और अगर यूएसए इसको ले लेता है तो यूएसए का अधिकार इस पर, इन रिसोर्सेज में हिस्सेदारी पर उसकी भी क्या करेगी, हिस्सेदारी और बढ़ेगी, इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाएगा इसमें। तो इस क्षेत्र के रिसोर्सेज को लेकर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो फ्री होगा, इस फ्री हो जाएगा, तो यहां के रिसोर्सेज को लेकर भी जियोपॉलिटिक्स हो रही है। इधर रशिया ये रहा, वो कह रहा है कि ये मेरे हिस्से में आता है, वो कह रहा है ये नॉर्थ पोल है, यहां तक का इलाका मेरा है। इधर कनाडा कह रहा है कि मेरा हिस्से में आ रहा है। इधर ये अलास्का की तरफ से यूएसए कह रहा है यहां ग्रीनलैंड होगा तो डेनमार्क दावा करेगा, या अगर ये यूएसए के अधीन होगा तो यूएसए का दावा और बढ़ जाएगा। इधर से यहां पर ये नॉर्वेजियन कंट्री है, ये अपना दावा कर रहे हैं। उधर चाइना भी अपना दावा कर रहा है, चारा कह रहा है कि वो नियर आर्कटिक स्टेट है। नियर आर्कटिक मतलब आर्कटिक क्षेत्र में नहीं आता लेकिन उसके पास तो है। तो कह रहा है मेरी भी यहां हिस्सेदारी बनती है, यहां के जो रिसोर्स होंगे उनमें मैं भी अपनी हिस्सेदारी चाहता हूं, यहां पर मैं भी रिसर्च करना चाहता हूं, यहां पर जो नए सी रूट खुलेंगे उनमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होना, अर्थात इसके संदर्भ में जो भी पॉलिसी बने उसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट हो। वो अपने आप को बोलता है कि वो नियर आर्कटिक स्टेट है, तो वो अपनी आर्कटिक पॉलिसी जो लाया उसमें उसने ये बोला। तो यहां के रिसोर्सेस को लेकर भी क्या है, एक जियो पॉलिटिक्स है, वो आर्कटिक के रिसोर्सेज है। एक तो इसके खुद के रिसोर्स हो गए और दूसरे इस आर्कटिक क्षेत्र के रिसोर्स है, इसको लेकर जियो पॉलिटिक्स है, इसको लेकर रस्साकस्सी चल रही है। तो ग्रीनलैंड अगर यूएसए के अधीन आ जाएगा तो उसके दावे इस पर और मजबूत हो जाएंगे, उसे और हिस्सेदारी मिलेगी। तो एक तो ये वाला इसमें मुद्दा है, ये रिसोर्सेज को लेकर हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर, इसकी अवस्थिति क्या है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अवस्थित है ग्रीनलैंड। अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ये देखो, ये यहां पर इधर तो आर्कटिक ओशन है और इधर अटलांटिक है, और बीचों बीच ये अवस्थित है। और इधर ये आर्कटिक सी से टच हो रहा है और इधर ये अटलांटिक से हो रहा है। अगर आपको नॉर्थ अमेरिका से यूरोप जाना है तो ये बीच में है। और दूसरी बात, अगर यहां पर आप हो ग्रीनलैंड पे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रूट की मॉनिटरिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको रूट बताता हूं कि सी रूट कौन से हैं। यहां पर नए नए सी रूट खुल रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, जिससे नए नए सी रूट अस्तित्व में आ रहे हैं। तो अगर ग्रीनलैंड आपके अधीन है तो आप इन सब की निगरानी कर सकते, सर्विलांसेस कर सकते। अगर मैं यहां आऊं, अब इसकी लोकेशन देखने के बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस को यहां से देखते हैं। अगर हम बात करें इस डायग्राम से, देखो ये रहा आपका ग्रीनलैंड,
अभी मैंने बताया था, देखो सामने की साइड में ये रहा रशिया, और ये यहां पर रहा आपका यूरोप का कुछ पार्ट, नॉर्वेजियन कंट्रीज, और इस साइड में देखो ये रहा कनाडा, और ये यहां पर आपका लेब्राडोर वाला पार्ट है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया यहां पर। यूं देखो ये पूरा इलाका है, ये वाला अगर मैं यूं बना दूं ब्लैक कलर से, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका। और ये वाला यहां तक का पार्ट, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये रशिया। और यहां पर देखोगे तो ये नॉर्वेजियन कंट्री है यूरोप वाले। तो अब एक देखो, अगर ये आपका ये बीचों बीच है, देखो ये पूरे के पूरे आर्कटिक ओशन पर, देखो इससे यहां पर आप अगर आपका बेस है तो आप निगरानी कर सकते हो, आप सर्विलांस कर सकते हो, आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। और अगर रशिया यहां से कोई मिसाइल दाग दे इधर की तरफ, तो आप यहां से उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, सर्विलांसेस किया जा सकता है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप करते हो ना, रेडार लगा सकते हो। तो यहां पर रेडार देखो, ये उसका बेस है, इसका यूएसए का ग्रीनलैंड में एक बेस है जिसको बोलते हैं पेसिफिक स्पेस बेस। पहले इसको थुले बेस भी कहा जाता था। देखो ये रहा, यहां पर होगा एक मैप, ये रहा थुले एयर बेस। इसी को नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, पेसिफिक कर दिया गया। तो यहां पर इसका एक क्या है, बेस है मिलिट्री, यहां पर इसका रेडार स्टेशन है। तो यहां से होने वाले किसी भी रशिया से होने वाले अटैक को अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा और इंटरसेप्ट कर लेगा। तो यूएसए तक पहुंचेगी नहीं उससे पहले उसको ट्रैक करके उसको क्या कर देगा, रोक देगा। इस पूरे के पूरे आर्कटिक क्षेत्र में यहां से मॉनिटरिंग कर सकता है। इसके बाद देखो ये जो आपको अलग अलग लाइनें दिख रही हैं, ये सी रूट्स हैं। क्या है, सी रूट। तो इनकी यहां से निगरानी कर सकता है। अभी बताता हूं कौन से सी रूट है। अगर यहां पर आपके पास है तो आप इस रूट की निगरानी यहां से कर सकते हो, और इस रूट की निगरानी आप यहां से कर सकते हो। अब देखो एक चीज और बताओ, अगर यहां से अगर किसी को आना है, एक सेकंड पर इस मैप में देखते हैं, यहां पर दो रूट दिखाए गए। एक तो देखो ये रूट है, यहां एक एक रूट यहां से यूं जाता है, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज। क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसेज है ये वाला एक रूट, नॉर्थ वेस्ट। दूसरा देखो यहां से एक सी रूट जाएगा इसके सहारे सारे, इसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। ठीक है, देखो ये अगर से जाओगे तो ये देखो ये यूनाइटेड स्टेट है, इसके सामने क्या आ जाएगा, ये वाला इलाका आ जाएगा। ये भी वहीं पहुंच रहा है, ये भी वहीं पहुंच रहा है। डन है। देखो तो यहां से ये एक सी रूट गया, एक सी रूट ये गया। डन। अच्छा, अगर मान लो आपको रशिया से कोई पनडुब्बी लानी है तो आप किस रास्ते से आओगे, इसी रास्ते से। अगर कोई इसका शिप इधर से आएगा तो वो भी किस रास्ते से आएगा, इसी रास्ते से आएगा, है ना। क्लियर है। अगर वो इस रास्ते से यहां आएगा तो एक चीज बताओ, अगर आपका यहां पर कोई रेडार स्टेशन है ग्रीनलैंड पे, तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यहां पर आपने एक स्टेशन बना लिया, तो आप इस पूरे के पूरे इलाके को क्या करोगे, यहां से कोई भी पनडुब्बी आए, कोई भी शिप आए, कोई भी आप पर अटैक करने के लिए आएगा, तो आप उसको क्या करोगे, तो मॉनिटर कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। इसको बोला जाता है ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप, का शॉर्टकट होला है GIU, गैप कहा जाता है। कि ये गैप है, ये एक तरह का चौक पॉइंट है कि अगर रशिया कोई भी अटैक करेगा तो उसे यहां से आना पड़ेगा। तो इस चौक पॉइंट पर आप उसको क्या कर सकते हो, तो आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो इस गैप को बोला जाता है GIU के गैप। डन है, क्लियर है। इसलिए ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस है। कोई अटैक मैंने पहले दिखाया था करोगे तो ये यहां से आपका यहां पर बेस है, तो वो तुरंत क्या करेगा, उसको रेडार पकड़ लेगा। क्लियर है। तो ये इसका क्या है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये जो रूट है ये खुल जाएंगे, ये दूरियां जो है वो कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वर्तमान में जो इधर से इधर जाना है बहुत लंबा समय लगता है। दिखाता हूं देखो, पहले हम सी रूट देख लें। देखो ये रहे, यहां पर देखो आपको 3 सी रूट दिख रहे हैं। देखो एक सी रूट तो ये रहा जो मैंने अभी बनाया था, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। देखो ये रहा, ये ग्रीनलैंड के इधर से जाएगा, कनाडा के उत्तर से होता हुआ ये अलास्का के इधर आ जाएगा, ये बैरिंग स्ट्रेट है। पहुंच गए हैं। दूसरा देखो ये रहा, ये आपका वो नॉर्वेजियन कंट्री है, उनके पास से ये गया, ये घूमता हुआ रशिया के साथ साथ और ये भी यहीं आ जाएगा। इसे बोलते हैं नॉर्दर्न सी रूट।
और एक जो आने वाले टाइम में खुलने वाला है 2050 तक कह रहे हैं कि खुल जाएगा, जब ये पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी यहाँ की, ये पूरा का पूरा इलाका आर्कटिक ओशन खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो ये वाला रूट एक नया रूट बन के आएगा जिसे बोलते हैं ट्रांसपोलर सी रूट, फ्यूचर में बनने वाला है। तो ये नए सी रूट है, ये कह रहा हूं, जब ये सी रूट है, अगर आप ग्रीनलैंड पे हो तो आप इन सब की क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। आपको ये क्या करता है, आपको मॉनिटरिंग करने के लिए एक बिल्कुल आइडियल लोकेशन प्रोवाइड कराता है, कौन, ग्रीन। ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इंपॉर्टेंस है। तो जो वर्तमान में ये जो नए नए सी रूट खुल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको कंट्रोल करने में भी ग्रीनलैंड का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अब देखो ये जो नॉर्दर्न सी रूट जा रहा है, ये पूरा का पूरा किसके साथ है, रशिया के साथ है। देखो, और रशिया यहां पर अपने पोर्ट्स का निर्माण कर रहा है, वो नए नए वेसल्स बना रहा है, शिप बना रहा है जो आइस ब्रेकर होंगे। तो वो अपना इस पूरे के पूरे एंड पर, देखो पूरा का पूरा इलाका दिख रहा है, पूरा रशिया का है, तो रशिया इसके साथ पूरा अटैच है। और यहां पर देखो ये कुछ भाग कनाडा का है, लेकिन यूएसए का बहुत कम है। तो अगर ये ग्रीनलैंड यूएसए के पास आ जाएगा तो उसकी भी यहां पर उपस्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो भी क्या करेगा, वो यहां पर अपने रेडार स्टेशन स्थापित कर सकता है, इन मैरीटाइम जो यहां पर शिपिंग हो रही, इन सब पर नजर रख सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, सर्विलांसेस कर सकता है। इस क्षेत्र में अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वहां पर रिसर्च करना है तो बेटर रिसर्च भी कर सकता है। वो सब सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा, ये ग्रीनलैंड का। समझ में आया। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस देखो यहां से पता लगती है। इधर देखो ये नॉर्दर्न सी रूट है। अगर आपको चाइना जाना है, देखो यहां से चाइना से अगर आपको यूरोप जाना है तो देखो आपको कैसे घूम के आना पड़ता था, यहां से यूं, ये मलक्का स्टेट, ये इंडिया के नीचे से होते हुए यहां पर ये रेड सी में से होते हुए स्वेज कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन सी, और फिर आप यहां पहुंचोगे उत्तर में नॉर्वे में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में जाना है। और अगर अब वर्तमान में जाना है तो यहां से आप क्या करोगे, उत्तर उत्तर का पार्ट लोगे यहां से और यहां पहुंच जाओगे। और यहां ये नॉर्दर्न सी रूट है, ये आने वाले टाइम में, अभी तो गर्मियों में खुल रहा है, सर्दियों में पूरा खुलने लग जाएगा जब ये, तब ये दूरी कितनी कम हो जाएगी, दूरी भी कम हो गई, प्लस क्या हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो दूरी कम हो गई, टाइम कम लगेगा, तो आपका फ्यूल भी कम लगेगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी कम होगा, ठीक है, और पैसा भी, खर्चा भी कम होगा। तो ये जो रूट है, ये जब खुलेगा तो ये पूरा का पूरा देखो किसके साथ लग रहा है, रशिया के साथ लग रहा है। तो रशिया यहां पर अलग अलग जगह पे पोर्ट स्थापित कर रहा है। दूसरा, ये पिघलेगा तो यहां पर गैस बहुत है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उसका एक्सप्लोरेशन करेगा कौन, क्या, और उसको बेचेगा, आया ना। और अगर ये यहां पर ग्रीनलैंड इसके हाथ में आता है तो उसका भी कुछ यहां पर क्या हो जाएगा, अपना एसेट्स रहे। डन है, ये बात समझ में आई। इसकी क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अब समझ में आ रहा है। ये निचले रूट तो ये रहेंगे रहेंगे, देखो ये रूट पे तो इसका नजर है ही है, देखो ये वाले पे, नीचे ये जो यूरोप के बीच में जा रहा है वो रूट पे भी है। इन जो नए रूट हैं ये ट्रांसपोलर बनेगा, उसमें भी क्या रहेगा, वो पूरी तरह से नजर रख पाएगा ग्रीनलैंड के। डन है। अच्छा, अब इसके बाद और देखते हैं, देखो ये बात समझ में आई नए रूट्स की। देखो यहां पर भी आपको ये दिख रहे हो, तीन रूट दिख रहे होंगे, ये रहा कौन सा, नॉर्दर्न सी रूट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट पैसेज, और बीच में से जो नया आने वाले टाइम में बनने वाला वो कौन है, ट्रांस पोलर। अब देखो इसकी एक चीज तुम्हें समझाता हूँ, देखो कितनी खास, कितनी मजेदार बात है। अगर आपको कहां से जाना है, नॉर्मली अगर इस साइड में जाना है, कनाडा के पास जाना है, और उधर से यूरोप तक जाना है, तो अगर इस मैप में देखो, अगर मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में व्यापार करना है, यहाँ मान लो यूके से करना है, ये यूके से जाएगा कोई शिप आपका, और फिर यहाँ पर पनामा कैनाल से होगा, फिर इधर से घूम के और फिर ये कनाडा पहुंचेगा, ये लंबी दूरी तय की। लेकिन अब आने वाले टाइम में जब ये रास्ते खुल जाएंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक रास्ता तो ये खुलेगा, यहाँ से जाएगा, ये दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो तीसरा रास्ता देखो, सोच सकते हो, तीसरा रास्ता अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो क्या करेगा, ये रहा, यहां से जाएगा, और कम होगी, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस पोलर रूट, यही दिखा रहा था मैं आपको, ये रहा रूट देखो। आने वाले टाइम में ये रूट क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा, कोई आएगा यहां से आया और यहां से क्या करेगा, सीधा इस रूट होता हुआ यहाँ। तो अब उसे ये रूट भी तय नहीं करना, ये तो सिर्फ यहां से है, इसको आगे से आना पड़ेगा यूं,
यहाँ से घूम के यूं और फिर इतना दूरी तय करनी पड़ेगी। अब वो बिल्कुल यहाँ से सीधा शॉर्टकट हो जाएगा। डन है? कुछ समझ में आ रहा है? ग्लोब पे जाके देखना, क्योंकि आमने सामने है ना और ऊपर संकरा इलाका है। डन है? तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका, इस वाले में था। अब देखो थोड़ी थोड़ी चीजें और देख लेते हैं। देखो ये बताया था कि मिनरल्स कौन कौन से, यहाँ पर गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, ठीक है। ये नियोडीमियम है, डास्प्रोजियम है, कुछ कई सारे नाम है ये सब क्या है यहाँ पर, रेयर अर्थ मटेरियल। डन है? कौन कौन से यहाँ पर आपको प्रीशियस मेटल मिल रहे हैं, बेस मेटल मिल रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल मिल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने आपको बता दी, इसका मिलिट्री पर्पस भी है। देखो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मिलिट्री बेस हो सकता है, सर्विलांसेस और मॉनिटरिंग के लिए ये क्या है, मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि ये अटलांटिक और आर्कटिक दोनों के बीच में है? और आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज होने वाला है, तो नए नए रूट होंगे, तो ये मैरीटाइम जो हो रहा है, जो ट्रैफिक है, उस पर भी निगरानी रख सकते हैं इसके ऊपर। डन है? तो ये आपको इसमें से मैंने आपको बता दी। जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्कटिक भी मैंने आपको बता दी कि वहां पर आने वाले टाइम में जब बर्फ पिघल जाएगी तो वहां पर नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, वो सब आपको क्या होगा, मिलेगा। उसमें क्या होगा, हर कोई देश हिस्सेदारी, और डेनमार्क का अधिकार भी इसी किसके थ्रू होगा, ग्रीनलैंड के थ्रू ही उन पर अधिकार अपना स्थापित कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी बताया कि रशिया उसके साथ साथ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए वहां पर अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए यूएसए को भी चाहिए कुछ जगह, वो ग्रीनलैंड से ही उसको मिलेगी। चाइना भी अपने वहां पर क्या कर रहा है, उपस्थिति को बढ़ा रहा है। इसके बाद देखो ये चाइना वाला इंपैक्ट, चाइना वाला देखो, एक इंपैक्ट तो हमने देख ही लिया कि वो आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है, मतलब आर्कटिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। दूसरा, वो ग्रीनलैंड में अपना, मैंने बताया था कि खनिजों के कि माइनिंग में उसका सब में वो अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। तीसरा, वो क्या कर रहा है कि वहां पर जो ग्रीनलैंड है, वहां पर बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट में उसकी भागीदारी हो रही है, बहुत सारे पोर्ट्स के निर्माण में और अदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनमें वो क्या कर रहा है, अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, जिससे यूएसए को चिंता हो रही है। रीजन क्या है कि उसका वहां पर बेस है, मिलिट्री बेस है उसका। तो अगर वहां पर दूसरी विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं, अगर वो वहां पर रहेंगी, तो इसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो वो नहीं चाहता कि वहां पर कोई और बड़ा देश वहां पर उसका कुछ प्रभुत्व हो, वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं चाहता। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी वो ग्रीनलैंड को अपने आधिपत्य में रखना चाहता है, कि वो इसको अपने अधिकार में ही, चाइना अपना आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ा रहा है, वो वहां पर भी एक नई सिल्क रोड की बात कर रहा है, आर्कटिक सिल्क रोड की बात कर रहा है, या पोलर सिल्क रोड जिसे कहते हैं, उसका कंसेप्ट वो लेके आ रहा है। तो अगर चाइना का वहां प्रभाव पड़ेगा, तो यूएसए का प्रभाव क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, वहां इसका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, वहां के रिसोर्सेज में इसकी भागीदारी कम होने लगेगी। तो वो अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है और चाइना के प्रभाव को कम करना चाहता है, तब भी वो ग्रीनलैंड को अपने यहां चाहता है। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं जो कॉमन है, ये तो कारण थे यहां पर, तो कितने कारण हुए, एक कारण तो क्या हो गया, वहां पर आर्थिक कारण है। दूसरा, आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स है। तीसरी, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डिफेंस के लिए, उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांसेस के लिए, मैरीटाइम ट्रैफिक है उसके सर्विलांसेस के लिए भी इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी। क्या, अब इससे बाद बात कर लेते हैं कि क्या इससे पहले भी कभी प्रयास हुए हैं किसी और देश से लैंड को खरीदने का या टेरिटरी को खरीदने का। देखो, इससे पहले यूएसए ने अलास्का को खरीदा, और एक उसका प्रांत है लुइसियाना, उसको भी इसने खरीदा है। देखो यहां पर एक थॉमस जेफरसन थे इनके राष्ट्रपति, उन्होंने 1803 में लुइसियाना को फ्रांस से प्राप्त किया था। ये दक्षिण का प्रांत है, मैक्सिको की जो खाड़ी है उसको फ्लोरिडा के जस्ट बगल में देखना, वहां पर लुइसियाना प्रांत है, वो उन्होंने फ्रांस से खरीदा था 1803। इसके अलावा इन्होंने अलास्का भी खरीदा था, जॉनसन ने जो उनके राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, 1867 में। तो ये दो टेरिटरी ये पहले भी एक्वायर कर चुके हैं, एक रशिया से ली है और एक इन्होंने कहां से लिया, फ्रांस से ली। तो ये कोई नया नहीं है किसी टेरिटरी को अधिग्रहण करना यूएसए के लिए, है? अब एक चीज और जो थोड़ा और ध्यान में रखना है कि क्या इससे पहले भी ग्रीनलैंड को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो इससे पहले भी ग्रीनलैंड को दो बार प्रयास किया गया है कि यूएसए में मिला दिया जाए। एक बार 1867 में किया गया और दूसरी बार 1946 में। तो ये फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। 1867 में भी प्रयास किया गया था, इनके यूएस सेक्रेटरी थे, उन्होंने, उनका नाम था विलियम एच सीवर्ड।
उन्होंने भी कहा था कि हम इससे क्या कर लें, ग्रीनलैंड को परचेज कर लिया जाए डेनमार्क से, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इसके बाद 1941 में जब जर्मनी ने वहां पर इन्वेजन कर लिया था, तब की बात है। उसके बाद इन्होंने एक बार और प्रयास किया था 1946 में कि आप हमें ये दे दो, तब भी क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो बात बनी नहीं है, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं कि ये फिर से एक बार उन्होंने क्या किया, चुनाव जीतने के बाद फिर से एक इस बात को आगे बढ़ाया कि हम चाहते हैं कि डेनमार्क से हम इसको खरीद लें, और साथ ही बोला कि हम कई अन्य उपाय भी अपना सकते हैं अगर वो हमें इसको नहीं बेचेंगे तो ये भी आने वाले टाइम में है, इतनी जल्दी होता नहीं है। वर्तमान समय में ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई देश अपना हिस्सा दे दे, वो भी इतना उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो डेनमार्क जल्दी उसे देगा नहीं। हाँ, इसके पास खुद के पास अधिकार है, डेनमार्क के जो ये द्वीप है, ऑटोनोमस टेरिटरी है ये ग्रीनलैंड, तो इनके पास अधिकार है कि ये स्वतंत्र हो सकते हैं डेनमार्क से रेफरेंडम के थ्रू। तो ये इनको 2009 में शायद अधिकार दिया गया था कि अगर ये रेफरेंडम करते हैं और वहां ये कहते हैं कि ये खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं डेनमार्क से, तो हो सकते हैं, और उसके बाद ये चाहे तो मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये आपको सारा ध्यान रखना था कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता लगी होंगी, इस कौन कौन से सी रूट हैं, कौन कौन से नए नए सी रूट उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ध्यान में रखना है। नॉर्दर्न सी रूट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज कौन सा है, ट्रांसपोलर जो नया रूट बन रहा है वो क्या है, ठीक है, ये आर्कटिक सर्किल में पड़ता है नहीं पड़ता है, कितने प्रतिशत भाग इसका स्नो कवर्ड है, तो वो सब चीजें छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ग्रीनलैंड का